Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, in this session we'll be discussing all quant questions of slot 1 of CAT 2023. I'll try to share the best possible methods. If you have any doubts, right, you can post it in the comment section. और यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, we'll provide you quality content. Okay, let us see the first question now. In this question, it is given root of 5x plus n plus root of 5x minus n is equal to 3 times 2 plus root 2. We have to find root of 10x plus 9. अब देखो यार, काफी स्टूडेंट्स ने इसको किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके. उससे भी हो जाएगा पर वो काफी लेंदी मेथड होगा. आई ट्राई टू टेल यू द बेस्ट मेथड हियर. अगर आप ऑब्जर्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं रूट के अंदर. एक है 5x प्लस 9 और दूसरा टर्म है रूट के अंदर 5x minus 9. Now, if I write down the right hand side in the same way, राइट हैंड साइड में आप देखिए दो टर्म्स है हमारे पास 6 प्लस 3 रूट 2. अब अगर मैं इसको भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखूं, है ना, तो अगर मैं 6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दूं, सो बेसिकली आई कैन राइट 6 एज 36 का स्क्वायर रूट. और ऐसी 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 रूट 2 का स्क्वायर इज 18, राइट. तो मैं इसको लिख सकता हूं 18 का स्क्वायर रूट. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व, लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास दो टर्म्स हैं इनसाइड द स्क्वायर रूट, उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 18. और राइट हैंड साइड में ये जो दो टर्म्स है स्क्वायर रूट के अंदर, उनका भी डिफरेंस 18 है. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5x प्लस 9 विल बी इक्वल टू 36. और यू कुड हैव सेड 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 18. किसी को भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं. x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से हम. 5x इज 27, x इज इक्वल टू 27/5. अब यार 27/5 आप पुट कर दें. सो रूट के अंदर वी हैव 10 इंटू 27/5 प्लस 9. सो विच कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 63, विच इज 3 टाइम्स रूट ऑफ 7. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, देखो लॉग्स यार एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको हमेशा करना चाहिए. कभी भी लॉग का क्वेश्चन आया हमेशा डुएबल ही आया है. Okay, x and y are positive real numbers such that log of x square plus 12 base x is equal to 4. एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. So we can say that x square plus 12 is equal to x की power 4. Now students, you can factorize it like we factorize in quadratic equation, right? इसको भी वैसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं. आई होप आप लोग कर लेंगे. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई. एक वैल्यू आ गई -3 और दूसरी आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4. देखो यार, क्योंकि एक्स रियल है तो जो उसका स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो इनवैलिड है. और एक्स स्क्वायर अगर 4 है और ये भी गिवन है कि एक्स पॉजिटिव भी है, तो वी कैन डेफिनेटली से दैट एक्स हैज टू बी 2. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें y की वैल्यू निकालनी है. इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, सो आई हैव 3 टाइम्स log ऑफ 2 विद बेस y इज इक्वल टू 1. ये 3 यहाँ 2 की पावर में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 8 बेस y इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8. I have y is equal to 8. I have x is equal to 2. I need x plus y. So answer will be 10. 10 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नाउ दिस इज स्लाइटली कैलकुलेटिव. आई वोंट से कि ये बहुत आसान था, मतलब कंसेप्ट वाइज इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन भी इंटेंसिव थी इसमें थोड़ी. लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 पावर n. तो एक काम करते हैं, पहले यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब पहले प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं. अगर 1134 को आप प्राइम फैक्टराइज करो, दिस इज 2 इंटू 567. 567 आप देखो 81 का मल्टीपल है, सो वील हैव 3 टू दी पावर 4. along with it we'll have 7. now this is 1134. और अगर मैं 168 की बात करूं, दिस इज 8 इंटू 21, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1. अब वो कह रहे हैं कि 1134 पावर n, मतलब 1134 की पावर n, इस पूरे की पावर n, इट इज डिविजिबल बाय 168.
है ना। अब ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि 3 की पावर ऑलरेडी 4 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 7 की पावर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में भी 7 है और डिनोमिनेटर में भी 7 है। बट इफ यू लुक एट द पावर ऑफ 2, डिनोमिनेटर हैज अ पावर ऑफ 2 एज 3, तो न्यूमरेटर में भी 2 की पावर मिनिमम 3 तो होनी चाहिए, तो दैट मीन्स n की मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पहला पार्ट हमने कर लिया, n की वैल्यू 3 है। Now further it is given if m is the least positive integer such that 1134 power n is a factor of 168 power m. That means students now 168 power m मतलब 2 cube into 3 power 1 into 7 power 1 इस पूरे की पावर m, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 1134 पावर n, n की वैल्यू 3 है, तो यार अगर 1134 की पावर 3 ले, है ना, 1134 की पावर 3, सो इन द डिनोमिनेटर कहने से अगर मैं n की जगह यहाँ 3 पुट कर दूं तो आई हैव 2 का क्यूब, 3 की पावर 12 एंड 7 का क्यूब। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही। डिनोमिनेटर में मैंने ले लिया 1134 की पावर 3। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ m, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। अब अगर आप ध्यान दें, देखो 2 क्यूब न्यूमरेटर में भी है, 2 क्यूब डिनोमिनेटर में भी है, तो 2 की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन द न्यूमरेटर वी हैव ओनली 3 पावर 1 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 3 पावर 12, सो एटलीस्ट we should have 3 power 12 in the numerator as well, so that means m की वैल्यू हमें कम से कम 12 तो लेनी ही पड़ेगी। now students once you take m as 12, जो 7 की पावर है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि न्यूमरेटर विल हैव 7 पावर 12 एंड डिनोमिनेटर हैज 7 क्यूब। सो m is equal to 12 is the minimum value and n is equal to 3 is the least value। इनका सम हमें निकालना है, सो 12 plus 3 15 is the correct answer। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now students, there was a similar question in CAT 2018 or 19, ऑलमोस्ट सेम ही था। तो अगर किसी ने प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चंस किए थे वो इस क्वेश्चन को कर सकता था। देखो बेस्ट क्या रहेगा, आप राइट हैंड साइड को जीरो बनाए, है ना, सारे टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, सो वील हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4xy वुड बिकम प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर वुड बिकम 4y स्क्वायर, अलॉन्ग विद इट वी हैव x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इफ यू लुक क्लोजली दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ये अपने आप में स्क्वायर है क्योंकि पहला टर्म आप देखो x का स्क्वायर है और ये जो थर्ड टर्म है वो 2y का स्क्वायर है। और अगर आप मिडिल टर्म देखें, मिडिल टर्म इज 2 इंटू एक्स इंटू 2y, है ना, ये 2y पूरे का स्क्वायर है। सो यू कैन सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म, सो दिस इज बेसिकली x प्लस 2y का होल स्क्वायर एंड आई हैव x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यार देखो दो स्क्वायर्स को ऐड करके 0 आ रहा है। अब अगर दो स्क्वायर्स को ऐड करके 0 आ रहा है और दोनों ये रियल है, अगर a और b रियल है, दैट मीन्स a हैज टू बी 0, b हैज टू बी 0। सो स्टूडेंट्स यूजिंग द सेम लॉजिक x प्लस 2y भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब अगर x माइनस 2y माइनस 1, ओके, x माइनस 2y माइनस 1 0 के बराबर है, तो x माइनस 2y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैं कह सकता हूं x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन यार किया जा सकता था अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज अ रियली टफ वन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। देखो यार अब तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में कुछ भी बोले कि इजी है, 1 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, रियल टाइम में ये सब क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं थे। ओके, सो हियर इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो पहले मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो आई होप आप सबको पता है सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस ऑफ बी बाय ए, वेयर एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाय ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ में गिवन है एक रूट माइनस 2 है, बाकी दो रूट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उनको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, राइट। नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन कैन आई यूज, एक इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं कि क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू पता है तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो कहने से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वुड बी माइनस ऑफ 2 बाय 1 दैट इज -2। अब यार आप देखो रूट्स हमने लिए हैं -2 अल्फा बीटा, उनका प्रोडक्ट मुझे पता है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो -2 है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा
की वैल्यू 1 होगी, तभी तो -2 इंटू 1 वुड बी -2. सो अल्फा इंटू बीटा एज 1. इससे हम क्या और क्या कह सकते हैं, इससे हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो कहने से बीटा इज बेसिकली 1 बाय अल्फा. सो स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव डन इज नाउ आई हैव रिटन ऑल दी रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो मेरे रूट्स हो गए -2 अल्फा, और बीटा की जगह मैंने लिख लिया 1 बाय अल्फा. नाउ दीज आर माय रूट्स. ओके, नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन आई कैन यूज इज सम ऑफ रूट्स. अब अगर मैं सम ऑफ रूट्स को यूज करूं तो मैं कह सकता हूं -2 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2r प्लस 1. If I simplify this, what can I say about alpha plus 1 by alpha? That it is equal to minus of 2r plus 1. Okay, I hope till here it is clear to everyone. Now students, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा कि अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अगर अल्फा पॉजिटिव होता है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और if it is negative then alpha plus 1 by alpha will always be less than equal to minus. तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा या तो 2 या 2 से बड़ा होगा, या -2 या -2 से छोटा होगा. अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा की जगह मैं -2r प्लस 1 लिख सकता हूं. तो मैं कह सकता हूं -2r प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना. और यहां लिख देता हूं, और -2r प्लस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू -2. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले, है ना. इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2r minus 1 is less than equal to -2, or I can say r is less than equal to minus of 1 by 2. और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं 2r minus 1 is greater than equal to 2. That means r is greater than equal to 3 by 2. Now students, या तो r -1 by 2 के बराबर है या उससे छोटा है, और r is greater than equal to 3 by 2. Now the question what they are saying is non-negative integer value of r, और मिनिमम निकालनी है और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. तो ये वाला केस तो इनवैलिड हो गया, है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव है. तो r की वैल्यू 3 by 2 से बड़ी लेनी है, और इंटीजर लेनी है, और मिनिमम लेनी है. तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. 2 इज द करेक्ट आंसर. एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. अच्छा, ये क्वेश्चन था, ये डुएबल था यार, ये किया जा सकता था. आपको सिर्फ सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना था. तो पहली क्वाड्रेटिक हमें गिवन है, उसके रूट्स है अल्फा और बीटा. तो यहां से हम सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे. सो माइनस ऑफ -6/2 दैट इज 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज k/2. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके यही रूट्स हैं, जिसके ये रूट्स हैं 3 एंड k/2, है ना, जिसके ये रूट्स हैं 3 एंड k/2. तो अगर इस इक्वेशन में मैं निकालूं सम ऑफ रूट्स दैट वुड बी -p which is equal to 3 plus k/2, and product of roots c by a, that means p, which is equal to 3k/2. Students, if ये p की जगह 3k/2 मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो आई कैन से -3k/2 इज इक्वल टू 3 प्लस k/2. इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा. -3k/2 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊं, सो आई गेट 2k is equal to -3, that means k is equal to -3/2. Now students, I have k is equal to -3/2. k -3/2 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स. सो 3 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो व्हाट विल वी गेट, विल गेट माइनस ऑफ 9/4. p is equal to माइनस ऑफ 9/4. अब हमें क्या निकालना है, 8 इंटू के माइनस पी. सो 8 इंटू के इज -3/2, माइनस ऑफ -9/4 दैट इज +9/4. सो स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ 8 इंटू, दिस इज -6/4 +9/4, है ना, -6/4 +9, सो दैट इज 3/4. 6 इज द करेक्ट आंसर. ओके, 6 बिल्कुल सही आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके, ये क्वेश्चन यार किया जा सकता था. आप देखो, मॉड एक्स भी गिवन है और एक्स स्क्वायर भी गिवन है. बेस्ट क्या रहेगा, आप मॉड एक्स की जगह वाई पुट कर दो, है ना.
वैसे आप mod x लेके भी कर सकते हो, बट y पुट कर लो, थोड़ा इजी लगेगा आपको। हमें निकालने नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस। ओके, वी हैव टू फाइंड इंटीजर सॉल्यूशंस। तो इफ mod x इज इक्वल टू y, आई विल गेट ट्वाइस ऑफ y। तो स्टूडेंट्स, mod x अगर y है, दैट मीन्स x स्क्वायर वुड बी इक्वल टू y स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि इनसाइड द ब्रैकेट आई विल हैव y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को 0 बना लेते हैं। वील हैव 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखो y तो कॉमन ले सकता हूं मैं, y कॉमन ले लूंगा, आई गेट 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज तो पक्की है कि या तो ये 0 होगा या द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट वुड बी 0। तो या तो y 0 होगा, और अगर इसको सॉल्व करूं, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -4y और -y में ब्रेक हो जाएगा ना, -4y और -y में ब्रेक हो जाएगा। सो वील हैव y इज इक्वल टू 4/2 एंड 1/2, दैट मीन्स 2 एंड 1/2। नाउ माइंड यू वी हैव द वैल्यूज ऑफ y। हमने y किसको लिया, mod x को। मतलब mod x की वैल्यू 0 हो सकती है, राइट। mod x की वैल्यू 2 हो सकती है, और mod x की वैल्यू 1/2 हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी नीड इंटीजर, तो 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब mod x 0 होगा, वहां से हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर mod x 2 होगा तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, +-2। सो टोटल इंटीजर वैल्यूज वुड बी 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सबको क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। Okay, so in this question it is given a mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from the mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 16:9, we have to find ratio of cocoa in the mixture P to that in mixture Q. तो यार देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने रिप्लेसमेंट वाले पहले भी करे होंगे, और आप सबको पता ही होगा कि रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में हम किस चीज को लेके सॉल्व करते हैं। हम उस चीज को लेके सॉल्व करते हैं जो ऐड नहीं हो रही है, जिससे रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। अब रिप्लेसमेंट हो रही है कोकोआ पाउडर से, दैट मींस वील सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग कॉफी। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। अब यार देखो, हो क्या रहा है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में पहले प्योर कॉफी है, उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाली, इक्वल क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया कोकोआ पाउडर से, राइट। वी हैव अ मिक्सचर पी नाउ। फिर से सेम क्वांटिटी निकाली और इक्वल अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर से रिप्लेस कर दिया। वी हैव अ मिक्सचर क्यू नाउ। फाइनली हमें बताना है कि मिक्सचर पी में जो कोकोआ था और मिक्सचर क्यू में जो कोकोआ है, उसका रेशियो क्या है। कहने से फाइनली फाइनली कॉफी की प्रोपोर्शन कितनी है, क्योंकि कॉफी को लेकर सॉल्व करना अभी मैंने आपको बताया। तो कॉफी फाइनली कितना है, कॉफी इज 16/25, राइट। और इनिशियल कॉफी कितना है, इनिशियल कॉफी की प्रोपोर्शन की बात करूं, कॉफी इनिशियली वाज 1 एंड नाउ कॉफी लेफ्ट इज 16/25। तो आप सबको पता ही है कि अगर कॉफी 1 से 16/25 हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज हैपनिंग ट्वाइस, है ना, ये प्रोसेस दो बार ही हुआ है। तो हम लोग को ये भी पता है कि जब प्रोसेस दो बार ही हो रहा है, तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। आप सबको पता लग रहा है किसका स्क्वायर है, 4/5 का स्क्वायर है। दैट मीन्स हमने दो बारी 4/5 से मल्टीप्लाई किया होगा। आपकी मर्जी, आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब दो बार 4/5 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग 80%। 80% हम ले रहे हैं, दैट मीन्स 20% बाहर निकाला होगा। क्योंकि यार 20% बाहर निकालेंगे तभी तो 80% बचेगा। दैट मीन्स एवरी टाइम वी आर टेकिंग आउट 20% ऑफ द मिक्सचर एंड रिप्लेसिंग इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो पक्की है कि 1/5 हमने बाहर निकाला है हर बारी, या 20% हमने बाहर निकाला है। तो शुरू में कॉफी को हमने 1 एज्यूम किया है, तो बाहर कितना निकाला, 1/5। अब जितना बाहर निकाला है उतना ही तो कोकोआ पाउडर ऐड किया है। दैट मीन्स मिक्सचर पी में जो कोकोआ होगा, दैट वुड बी 1/5। एंड स्टूडेंट्स, वी नो मिक्सचर क्यू में कोकोआ कितना है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, विच इज 9/25। बस हमें इसका रेशियो निकालना है।
So 1/5 divided by 9/25, or you can say 1/5 into 25/9. So students, answer comes out to be 5:9. तो ये क्वेश्चन हम जल्दी कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। ओके, ये देखने में काफी लेंथी है क्वेश्चन, है ना, पर एग्जाम टाइम में वाकई में करना मुश्किल है, पर अभी आप लोगों को आसान लगेगा, है ना। लेट्स ट्राई टू डिस्कस द बेस्ट पॉसिबल मेथड हियर। Brishti went on an 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of X kilometers. तो before trip, यहां लिख देता हूं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, X किलोमीटर ट्रैवल हो चुके हैं। X इज अ होल नंबर एंड इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम आप सबको पता ही होगा, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है। X remains unchanged when its digits are reversed. At the end of the trip, the car had traveled a total of 26862. तो ये आफ्टर द ट्रिप है। ओके, आफ्टर द ट्रिप the total distance is 26862. तो कहने से स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ट्रिप, जो डिस्टेंस ट्रिप में ट्रेवल हुआ होगा, दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज, 26862 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस ट्रिप में ट्रेवल हुआ है 8 घंटे में। इट इज गिवन ब्रिस्टी नेवर ड्रोव एट मोर देन 110 किलोमीटर पर आवर। तो कहने से मैक्सिमम डिस्टेंस which she can drive in 8 hours, maximum distance which she can drive in 8 hours would be 880 kilometers. Okay students, I hope this is clear to everyone. तो कहने से ये जो ट्रिप का डिस्टेंस है 26862 माइनस एक्स, ये मैक्सिमम 880, दैट मींस इट इज लेस देन इक्वल टू 880। एक बार मैं जल्दी से समझा देता हूं मैंने क्या किया। उन्होंने दिया हुआ है ट्रिप से पहले का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, ट्रिप के बाद का जो डिस्टेंस है दैट इज 26862, है ना। तो मतलब जो ट्रिप में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज, 26862 माइनस एक्स। वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट मैक्सिमम स्पीड इज 110 एंड टोटल टाइम टेकन इज 8 आवर्स। तो यार अगर मैक्सिमम स्पीड 110 है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैन ओनली बी 880, so that means this distance traveled in trip should be less than equal to 880. Now let us see what is the question. अभी देखो क्वेश्चन में बोला गया ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड निकालनी है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड, एंड माइंड यू एक्स इज अ पैलिंड्रोम, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है। तो यार अब आप खुद सोचे कि अगर हमें ग्रेटेस्ट स्पीड निकालनी है ना, ज्यादा से ज्यादा स्पीड निकालनी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा से ज्यादा स्पीड निकालने का मतलब है हमारा डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा से ज्यादा है तो ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तो मतलब एक्स क्या होना चाहिए? This complete value should be maximum. That means can I say x should be minimum? I hope this is clear to everyone. x की हमें minimum value लेनी है और x क्या होना चाहिए? Palindrome होना चाहिए. Let's try to solve this inequality. So I can say अगर मैं x को right hand side पे ले I can say x is greater than equal to 26862 minus 880. Right? So x is greater than equal to देखो यार 26862 में से अगर मैं 1000 माइनस कर दूं ना, 1000 माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास 25862। उसमें या तो 120 ऐड कर दूं, है ना, तो 25982। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे x की मिनिमम वैल्यू भी चाहिए एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी अ पैलिंड्रोम। सो कहने से स्टूडेंट्स 25982 से बड़ी वैल्यू और पैलिंड्रोम चाहिए, सो ऑब्वियसली इट शुड बी 26000 समथिंग। भाई 25982 से तो ज्यादा ही होगी, तो 26000 समथिंग होगी और पैलिंड्रोम भी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद 260 एंड अ पैलिंड्रोम, सो इट हैज टू बी 26062। सो दैट मींस x की वैल्यू 26062 हो जाएगी। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी 26862 minus the value of x, which is 26062. This exactly comes out to be 800 kilometers. So she traveled for 800 kilometers in 8 hours. So what will be the speed? 100 kilometers per hour is the correct answer. अगेन रियल टाइम में करना है यार, ये क्वेश्चंस काफी टफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Okay, now this everybody could have done, everybody.
सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता गीता मीता आर इन द रेशियो 5:6:7। तो एक काम करते हैं, यही उनकी सैलरी मान लेता हूं मैं। सीता गीता मीता, इनकी सैलरी को यही मान लेते हैं 5, 6 एंड 7। इन द फर्स्ट ईयर दे गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 20%। हाँ, तो ये 20% से बढ़ा देता हूँ, 5 से 6 हो जाएगी। ये 25% से मतलब 1.5 से बढ़ा दे तो ये 7.5 हो जाएगी। और ये 20% से बढ़ा दूं तो 8.4 हो जाएगी। ये फर्स्ट ईयर के बाद होगी। इन द सेकेंड ईयर सीता एंड मीता दे गेट अ हाइक ऑफ 40%। तो 40% यार 6 का कितना होगा, 2.4, दिस बिकम्स 8.4। मीता की बात हो रही है 25%, मतलब इसका 1/4 इज 2.1, दैट मीन्स दिस बिकम्स 10.5। एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। यार इसकी जो सैलरी है वो एवरेज है, तो कहने से इसकी जो सैलरी है वो मतलब मिडिल वैल्यू होगी। 8.4 और 10.5 का मिडिल वैल्यू होगी। तो आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं सब लोग। 10.5 प्लस 8.4/2 कर लो, 18.9 है ना, 18.9 का आधा कर लो, so 9.45. This will be the salary of Geeta. Now what is the question? Salary hike of Geeta in the second year. तो गीता की सैलरी 7.5 से 9.45 होगी ना, 7.5 से 9.45 होगी। तो देख लेते हैं यार कितने परसेंट का चेंज है। सो कहने से इंक्रीज इज ऑफ 1.95 ओवर 7.5 इंटू 100। थोड़ा आसान करने के लिए क्या करते हैं, 100 से ऊपर नीचे या तो मल्टीप्लाई कर देते, है ना। सो 195/750 इंटू 100। 50 से चला जाएगा ये, 50 इंटू 2, 50 इंटू 15। ओके स्टूडेंट्स, 15 इंटू 1 इज 15, 15 इंटू 3, पूरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास 26%। 26 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके यार, तो ये क्वेश्चन भी काफी टफ है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज इज 24। तो एवरेज इन 10 लोगों की गिवन है, कहने से 10 लोगों की एवरेज गिवन है, तो टोटल 240 हो जाएगा इनका, राइट। 10 people average 24, so 24 into 10 will be the total of their marks, 240. each of the girls has same marks। चलो ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि सारी गर्ल्स के मार्क्स इक्वल हैं। एंड ईच ऑफ द बॉयज हैज द सेम मार्क्स। तो एक काम करते हैं, हर एक गर्ल के मार्क्स को जी मान लेता हूँ, हर एक गर्ल के मार्क्स को जी मान लेता हूँ, हर एक बॉय के मार्क्स को बी मान लेता हूँ। तो यार मुझे ये पता लग गया कि 4 टाइम्स जी प्लस 6 टाइम्स बी, ये जो टोटल है दैट इज 240। Okay. Further, it is given if the marks of any girl is at most double the marks of any boy, but not less than the marks of any boy। ठीक है, तो यार जो गर्ल का स्कोर है वो किसी भी बॉय से कम नहीं हो सकता और किसी भी बॉय के डबल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम अ गर्ल कैन स्कोर, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, गर्ल का स्कोर जो होगा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। और जी की वैल्यू जो है वो मोर देन इक्वल टू बी होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन इक्वल टू बी होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2 भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ तो यहाँ लिख देता हूँ, गर्ल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2b के बराबर हो जाएगी और जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो b के बराबर हो जाएगी। ओके, now we have to find the number of possible distinct integer values of the total marks of 2 girls and 6 boys। 2 गर्ल्स और 6 बॉयज के डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज कितनी हो सकती है। तो यार पहले तो थोड़ा इसको ही सिंप्लीफाई कर लो, यहां से 2 से डिवाइड कर दूं तो कह सकता हूं 2g प्लस 3b विल बी इक्वल टू 120। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, 2g प्लस 6b, इसकी डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज निकालनी। अब देखो यार, एक चीज तो है कि 2g प्लस 3b की वैल्यू हमें पता है 120 है ना, 2g प्लस 3b की वैल्यू 120 है, और यहाँ 2g प्लस 6b के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2g प्लस 3b प्लस 3b। थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। तो बेसिकली क्या हो गया, 2g प्लस 3b तो 120 है, तो आई कैन से दैट आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 120 प्लस 3b, कि 120 प्लस 3b की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है।
देखो 120 तो यार कांस्टेंट है, अल्टीमेटली आई कैन से आई हैव टू फिगर आउट हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 3b आर पॉसिबल। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 3b आर पॉसिबल। जितनी 3b की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है उतनी ही टोटल डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, अब ये कैसे फिगर आउट करेंगे? अब देखो यार, जी के दो केसेस है, या तो जी की वैल्यू बी के बराबर हो सकती है, एक्सट्रीम केसेस ले रहा हूं मैं, एक्सट्रीम केसेस, जी की वैल्यू बी के बराबर भी हो सकती है, जी की वैल्यू 2b के बराबर भी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, एक बार जी को बी के बराबर पुट कर देते हैं। अगर मैं जी को बी के बराबर पुट कर दूं, सो आई कैन से I'll get one case 2b plus 3b is equal to 120. That means 5b is equal to 120. मतलब b की वैल्यू 24 हो सकती है। ये एक केस आ गया जब मैंने g की जगह b पुट किया। अगर मैं दूसरा एक्सट्रीम केस पुट करूं, g की जगह 2b पुट कर दूं, है ना, g की जगह 2b पुट कर दूं, तो आई विल गेट 4b plus 3b will be equal to 120. 7b would be 120. आई कैन से b इज इक्वल टू 120/7। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास b की रेंज आ गई है कि b की वैल्यू 120/7 से लेकर 24 तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन मुझे किसकी रेंज निकालनी है? मुझे 3b की रेंज निकालनी है। सो लेट्स कैलकुलेट। सी 120/7 स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लोज टू 17 इंटू 7 इज 119, 1/7 दिस इज 17.14, है ना। तो अगर मैं 17.14 पुट कर दूं बी की जगह, तो 3 इंटू 17.14 विल बी 51.42। तो 3b की वैल्यू 51.42 मिनिमम हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? दैट वुड बी 3 इंटू 24, 72। तो मतलब 3b की जो रेंज है, अपने आप में 3b की जो रेंज है, दैट इज 52 टू 72। अगर मैं इंटीजर वैल्यूज की बात करूं, 52 टू 72, दैट मीन्स 21 वैल्यूज आर पॉसिबल। सो 21 इज द करेक्ट आंसर। मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। यार ये तो कोई भी कर सकता था जिसको बेसिक नॉलेज है क्लॉक की। तो पहले देख लेते क्वेश्चन में क्या गिवन है। माइनर एंगल बिटवीन दी आर हैंड एंड मिनट हैंड इज गिवन 848 पे, क्या एंगल होगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो आई होप आप सबको फॉर्मूला पता है। 30h माइनस 11/2 × m, इसका जो मॉड है, राइट, दैट विल गिव यू दी एक्यूट एंगल, है ना। माइनर एंगल मतलब एक्यूट एंगल। एच की जगह हम आवर वाली वैल्यू पुट करेंगे और एम की जगह मिनट वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? मॉड के अंदर 30 इंटू 8 इज 240, एंड 11/2 इंटू 48 इज 11 इंटू 24 विच इज 264। सो स्टूडेंट्स, दिस एग्जैक्टली कम्स आउट टू बी मॉड ऑफ -24, मतलब 24 आ जाए, मतलब 848 पे। स्टूडेंट्स 848 पे जो एंगल होगा वो 24 डिग्रीज का होगा। Now, what is the question? Minimum duration in minutes after 8:48 a.m. when this angle increases by 50%. तो अब ये जो एंगल है इसको 50% से बढ़ाना है। 50% से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? There should be an increase of 12 degrees. अब बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आवर हैंड की स्पीड क्या होती है? आवर हैंड की स्पीड होती है 0.5 डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्रीज पर मिनट। कहने से एवरी मिनट मिनट हैंड गेन्स 5.5 डिग्रीज। जैसे ही आवर हैंड आधा डिग्री मूव करता है ना यार, उतनी देर में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच का जो गैप है, ओके लिसन टू माय लैंग्वेज, उनके बीच का जो गैप है, दैट गैप इंक्रीजेस बाय 5.5 डिग्रीज एवरी मिनट। मतलब 11/2 डिग्री का गैप उनके बीच में बढ़ेगा हर एक मिनट में। पर मैं क्या चाहता हूं, मेरा गैप कितने से इंक्रीज होना चाहिए? 12 डिग्रीज। सो जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड। फॉर 11/2 डिग्रीज इट टेक्स 1 minute, सो फॉर 12 डिग्रीज इट विल टेक हाउ मेनी मिनट्स? 12 into 1/11/2। okay students, so that means 12 into 1 into 2/11, so which comes out to be 24/11 minutes. Option 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। ओके यार, ये क्वेश्चन डुएबल था, बिल्कुल ये किया जा सकता था। देखते हैं एक बारी। गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है, सच दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए
एंड अ लॉस ऑफ 10% ऑन ऑब्जेक्ट बी। एक काम करता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस ए और बी ही मान लेता हूं। ओके, कॉस्ट प्राइस को मैंने ए एंड बी ही एज्यूम कर लिया। तो अगर कॉस्ट प्राइस ए और बी है, पहले वाले में 20% का प्रॉफिट है, कहने से सेलिंग प्राइस वुड बी 1.2 टाइम्स ए, एंड सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ बी वुड बी 10% लॉस, सो 0.9 बी, और इट इज ऑल्सो गिवन दैट द सेलिंग प्राइस इज सेम। सो मतलब 1.2 टाइम्स ए इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स बी। स्टूडेंट्स यहां से हम डायरेक्टली ए इज टू बी का रेशियो निकाल सकते हैं। यू कैन सी वील गेट 0.9 बाय 1.2 विच इज 9 बाय 12 और 3 बाय 4। तो एक चीज तो पक्का होगी कि जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो हमारे पास आ गया 3 और 4। अब स्टूडेंट्स आपकी मर्जी, आप जो एज्यूम करना चाहते हैं वैल्यू एज्यूम करते हैं। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 300। ओके, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू, परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन है तो बेटर रहता है 100 का मल्टीपल ले लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी वुड बी 400। कोई भी रेशियो में, 3 और 4 के रेशियो में आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। Okay, further it is given, if she increases the selling price such that objects A and B are still sold at an equal price, अभी भी उनका selling price same है, and a profit of 10% is made on object B। अब इस पे 10% का profit है, तो अगर इस पे 10% का profit है तो selling price of B will be equal to 440 and this will also be the selling price of A। तो वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट ए पे कितना होगा। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस कितना है ए का 300 और सेलिंग प्राइस कितना है 440। सो आई कैन से देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 140 over 300 into 100, so which is 140 by 3। if you calculate this, 3 into 4 is 12, we'll be left with 20, 3 into 6 is 18, 46.67%। तो नियरेस्ट निकालना है हमें, 47% इज वेरी क्लोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन नाउ दिस वाज आल्सो डूएबल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कैलकुलेशन भी बहुत इंटेंसिव नहीं है। तो अनिल इन्वेस्ट 22,000 फॉर 6 years इन अ सर्टेन स्कीम with 4% इंटरेस्ट पर एनम। ओके, रेट इज गिवन 4% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो पूरे साल का अगर 4% है, राइट, तो 6 मंथ्स का कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, एवरी 6 मंथ्स 2%। एंड for 6 years he'll get 12 times। Okay, 12 times he'll be getting 2%। Okay, further it is given Sunil invest the same scheme for 5 years। तो सुनील ने भी इसी रेट पे इन्वेस्ट किया है, उसने भी हाफ ईयरली इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। And then he reinvests the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest। Very important, amounts received by both of them at the end of 6 years are same। तो पहले काम करते हैं, अनिल के केस में अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अनिल के केस में अमाउंट कितना हो जाएगा, 22,000, ये उसका प्रिंसिपल है, इनटू 2% इंक्रीज 12 टाइम्स, 2% इंक्रीज दैट मीन्स 1.02 whole to the power 12। This is the amount for Anil after 6 years। Now, what will be the amount for Sunil after 5 years? अब सुनील का हमें इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं है, उसको मैंने एक्स मान लिया। उसको कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको 10 बार ही इंटरेस्ट मिलेगा, 2%, सो 1.02 to the power 10। Now this is the amount for Sunil after 5 years। Now it is further given कि इस पूरे पैसे को, ओके लिसन टू माई लैंग्वेज नाउ, इस पूरे पैसे को उसने फर्दर इन्वेस्ट कर दिया 10% पे। सो कहने से नाउ ही बी गेटिंग इंटरेस्ट 10% ऑन इट। तो 10% इंटरेस्ट आप इसमें ऐड करें, अमाउंट कितना हो जाएगा 1.1 टाइम्स। सो दिस विल बी द अमाउंट फॉर सुनील आफ्टर 6 years। नाउ बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। अब आप देख सकते हो 1.02, 1.02 पावर 10 है ना, ये दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट हियर। सो विल गेट 22,000 इंटू 1.02 की पावर 2 हो जाएगी, राइट, इक्वल टू x इंटू 1.1। अब यार ये भी आसान है ना, 1.1 से 22,000 कट गया तो सीधा 20,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 20,000 इंटू 1.02 का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देखो वैसे 102 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होना चाहिए, आसान है।
10404 है ना, 10404. So just apply it here. So we'll get 20,000 into 1.0404. This is the value of x. So students, I can say 4 zeros and decimal gets cancelled out. So x comes out to be 20808. 20808 is the correct answer. I hope this question is clear to all of you. अगला क्वेश्चन देखते हैं यार. ओके, इस तरह के कंसेप्ट्स भी यार हमने क्लास में पहले किए हुए हैं. बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था ये, काफी इजी क्वेश्चन था अगर आपको कंसेप्ट पता है. सो अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड सुरभि फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए. तो एक काम कर दो, छोटी सी फिगर बना लेता हूँ, आप लोग को बेटर समझ में आएगा. लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ से अरविंद चल रहा है एंड यहाँ से सुरभि चल रही है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम. आफ्टर मीटिंग ईच अदर, सो लेट्स से दिस इज देयर मीटिंग पॉइंट. अरविंद टेक 6 आवर्स. मीटिंग के बाद अरविंद को 6 घंटे लग रहे हैं, तो ये 6 घंटे लग रहे हैं अरविंद को. यहाँ सुरभि के लिए बना लेते हैं, सुरभि को लग रहे हैं 24 आवर्स आफ्टर मीटिंग. ओके, 24 आवर्स आफ्टर मीटिंग. If Arvind traveled at a speed of 54, we have to find the distance between A and B. आप सबको याद होगा, हम लोगों ने पहले भी ये चीजें डिस्कस करी हैं. अगर दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहे हैं तो यार उनका जो इंडिविजुअल टाइम है मीटिंग से पहले, प्लीज मेरी बात को सब ध्यान से सुने, उनका जो इंडिविजुअल टाइम है मीटिंग से पहले उसका प्रोडक्ट, और उनका जो इंडिविजुअल टाइम है मीटिंग के बाद उसका प्रोडक्ट, this product will be equal to each other. So for this question what I'm trying to say is, because they are starting at the same time, they are starting at the same time, that means before meeting का टाइम उनका सेम होगा क्योंकि दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया होगा. तो मैंने मान लिया बिफोर मीटिंग बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग फॉर टी आवर्स, है ना, दोनों ने टी आवर्स के लिए ट्रैवल किया. तो मीटिंग से पहले दोनों का टाइम टी है, तो टी इंटू टी. मीटिंग के बाद का टाइम हमें गिवन है विच इज 6 into 24. सो इफ यू यूज दिस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. टी कम्स आउट टू बी 12. अब यार टी 12 आ गया मतलब क्या, मीटिंग से पहले का टाइम 12 आ गया. अब कहने से हमें अरविंद का टोटल टाइम पता लग जाएगा क्योंकि हमें अरविंद की स्पीड तो पता ही है. अरविंद का टोटल टाइम निकाल लो. अरविंद ने मीटिंग के बाद 6 घंटे लिए, अरविंद ने मीटिंग से पहले कितने घंटे लिए, 12 आवर्स. सो दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय अरविंद वुड बी 18 आवर्स. तो यार अब मुझे पता है अरविंद को 18 आवर्स लग रहे हैं और अरविंद की स्पीड 54 है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं 54 into 18 विच इज 972 किलोमीटर्स. काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपको ये कंसेप्ट आता है. लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So here it is given the amount of job that Amal, Sunil and Kamal can do individually in a day are in HP. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अमल, सुनील और कमल इनकी जो एफिशिएंसी है वो एचपी में है. अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि एचपी का मतलब क्या है. वो टर्म्स एचपी में होते हैं जिनके रेसिप्रोकल एपी में होते हैं. फर्दर इट इज गिवन कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल. तो यार अगर कमल ट्वाइस टाइम लेता है अमल के, दैट मीन्स अमल की एफिशिएंसी डबल है कमल के. तो कमल की एफिशिएंसी को मैंने 1 ले लिया, अमल की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी. सुनील की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, हमने उसको x मान लिया, बट वी नो देयर एफिशिएंसीज आर इन एचपी. तो एचपी का मतलब रेसिप्रोकल एपी में होंगे. तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं दैट मीन्स 1/2 1/x एंड 1 दे आर इन एपी. एपी का मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म. सो 2/x will be equal to sum of other two terms. So if you solve it, students, you'll get 2/x is equal to 3/2. That means x is equal to 4/3. तो इसका मतलब है सुनील की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 4/3. Now just to make your calculation easy, what we can do is let's multiply each of them by 3. तो हम कह सकते हैं अमल की एफिशिएंसी 6, सुनील की एफिशिएंसी 4 और कमल की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी. So let's assume कि this is the work they are doing every day. Now in the question it is given Amal and Sunil works for 4 days and 9 days
एंड कमल नीड्स टू वर्क 16 days टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब। तो यार अगर अमल ने 4 दिन काम किए तो 4 दिन में उसने कितना किया होगा? 4 into 6 24। सुनील ने 9 दिन काम किए तो 9 दिनों में सुनील ने किया होगा 9 into 4 36। और कमल ने 16 दिन काम किया, ही मस्ट हैव डन 16 into 3 48। नाउ द टोटल वर्क कम्स आउट टू बी 108। अब वो कह रहे हैं यही टोटल वर्क अगर सुनील करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा? सुनील इज डूइंग 4 units एवरी डे, सो 108/4 27 days। 27 days इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर है यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक काम करते हैं, पहले बना ही लेते हैं एक सर्कल। ओके, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल। Okay, let's join the diagonals as well. Okay, let's name them. Let's take this to be A, B, C and D. We know that AB is to CD is 2:1। एक काम करते हैं, AB को 2x मान लेते हैं तो CD x हो जाएगा। BC and AD are in the ratio of 5:4। इसको 5y मान लेता हूं तो ये 4y हो जाएगा। And we have to find AE is to CE। इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुश्किल है करना, अब क्योंकि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो आई टेल यू द बेस्ट पॉसिबल मेथड हियर। See, we know that angle made by the chord in the same segment is equal, right? So if you look at this chord CD, can I say this CD chord is making this angle, CD chord is making this angle, तो ये दोनों एंगल बराबर है। Similarly students, if you use AB chord भी दो एंगल बना रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। Now students, because two angles are equal of these two triangles, can I say दोनों triangles similar है ना? थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। Now, because these two triangles are similar, can I say corresponding sides का ratio 4:5 है? तो students you can see angle A के सामने है ना, this is E, जहाँ ये diagonals meet कर रहे हैं वो E point है। तो angle A के सामने ED है और angle B के सामने EC है, right? तो I can say ED and EC will also be in the ratio 4:5 क्योंकि corresponding sides का ratio 4:5 है। तो यार इसको मैंने ले लिया 4A, तो ये हो जाएगा 5A। And similarly students, EA and EB will also be in the ratio 4:5। इसको मैंने ले लिया 4B, इसको मैंने ले लिया 5B। Now students, using the same logic we can also say कि these two triangles are also similar। अभी देखो ये कैसे similar है, अगर आप AD chord यूज करें, AD chord, I can say this angle will be equal to this angle। And similarly students, if you use BC chord, then this angle will be equal to this angle। आप देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। कहने से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:1 है। तो स्टूडेंट्स, इस एंगल के सामने साइड आ रही है 4B, है ना, 4B। और इस एंगल के सामने साइड आ रही है 4A। तो मतलब 4B/4A will be in the ratio of 2:1। That means B/A is in the ratio of 2:1। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AE is to EC। That means we have to find 4B is to 5A। हमें निकालना है 4B is to 5A। And I know that B/A is 2/1, so answer will be 4/5 into 2, that means 8/5। So 8/5 students is the correct answer। I hope ये question सबको समझ में आ गया। Let us see the next question। Okay, students. So in this question, it is given in a right angle triangle ABC, altitude AB is 5 and BC is 12. So altitude AB, this is 5, BC is 12. P and Q are 2 points on BC such that areas of ABP, let us join A and P, areas of ABQ and the bigger triangle ABC, they are in AP। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका जो एरिया है वो एपी में है।
अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दो ये तीनों ट्राइंगल्स पे, है ना, ए बी पी, ए बी क्यू, ए बी सी, तीनों में ए बी तो कॉमन ही है, मतलब तीनों के लिए हाइट सेम है। तो अगर तीनों के लिए हाइट सेम है, दैट मीन्स उनका जो एरिया का रेशियो है वो बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो मतलब एरिया अगर एपी में है, ओके लिसन टू माय लैंग्वेज एवरीबॉडी, अगर एरिया एपी में है मतलब बेस भी एपी में होगा, क्योंकि जो एरिया का रेशियो है वही बेस का रेशियो है। तो अगर एरिया एपी में है तो बेस भी एपी में है। तो बेस इनके क्या क्या है, बीपी इज टू बी क्यू इज टू बी सी, है ना। ये तीनों ट्राइंगल्स के बेस है। एबीपी का बेस बीपी, एबी क्यू का बेस बी क्यू और एबीसी का बेस बीसी, तो ये भी एपी में होने चाहिए। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट BC is 12, okay, BC is 12 and area of ABC is 1.5 times. तो ABC वाला जो एरिया है वो ABP के 1.5 टाइम्स है, दैट मीन्स BC इज 1.5 टाइम्स ऑफ BP। अगर BC BP के 1.5 टाइम्स है, ओके 1.5 टाइम्स BP इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से BP की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 8। So BP is 8. Now because these three terms are in AP, that means BQ has to be 10. एंड नाउ स्टूडेंट्स वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। यार अगर बीपी 8 है और हमें पता है पूरी लेंथ बी क्यू की 10 है, तो ऑब्वियसली हम पी क्यू की लेंथ बता सकते हैं, पी क्यू हैज टू बी 2। सो स्टूडेंट्स 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके आई होप ये सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आप सबने ही कर लिया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। अब देखो यार, अगर सिंगल डिजिट नंबर्स की बात करें तो वो तो बहुत ही आसान है। 1 to 9 देर आर 9 सच नंबर्स, ओके देर आर 9 सच नंबर्स। अगर डबल डिजिट की बात करें, नॉन रिपीटिशन, ओके, so first digit can be filled in 9 ways because 0 cannot come here. Now second place can have any digit except the digit used at the first place, so इसके लिए भी there are 9 choices, so that means there are 81 such numbers. और ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर 3 डिजिट नंबर्स की बात करें, तो फर्स्ट डिजिट फिल करने के देर आर 9 ways. Now the digit which is used at the first place, it cannot be used. So now students, we have 9 digits left and we have 2 places left, so it can be filled in 9 ways and this third digit can be filled in 8 ways. So this comes out to be 648. So there are 648 3 digit numbers. तो स्टूडेंट्स कहने से टोटल नंबर्स विल ऑब्वियसली बी मोर देन 648, है ना, टोटल तो 648 से ज्यादा ही आ रहा है। एक ही ऑप्शन हम इसको डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन था यार ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दिस वाज स्लाइटली टफ क्वेश्चन। इसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि दिस टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 टर्म्स। तो हमें पता ही है कि अगर ये वाला टर्म अरिथमेटिक मीन है, so twice of this term, that means twice of 1 by root of y plus root of z will be equal to sum of other 2 terms. So 1 upon root of x plus root of z plus 1 upon root of x plus root of y. Let's solve the right hand side first. तो अगर मैं एलसीएम ले लूं स्टूडेंट्स, सो लेट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स प्लस रूट जेड इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई आ जाएगा। सो विल गेट एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स वाई, ऐसे ही रूट के अंदर एक्स जेड और रूट के अंदर वाई जेड। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स मतलब ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, along with it we'll have root of y plus root of z. Okay, so left hand side we have 2 divided by root y plus root z. Let's equate them. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। So 2 into the denominator on the right hand side will get twice of x plus 2 times root of xy plus 2 times root of xz plus 2 times root of yz.
विल बी इक्वल टू रूट वाई को सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स वाई प्लस रूट ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स जेड प्लस रूट ऑफ वाई जेड प्लस जेड। अब अगर आप ध्यान से देखें काफी टर्म्स तो यार कैंसिल ही हो जाएंगे। 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स वाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स वाई गेट्स कैंसिल्ड आउट। 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स जेड 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स जेड कैंसिल्स आउट। रूट वाई जेड मतलब ट्वाइस ऑफ रूट वाई जेड ट्वाइस ऑफ रूट वाई जेड गेट्स कैंसिल्ड आउट। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब स्टूडेंट्स किसी टर्म का डबल बाकी दोनों टर्म्स के बराबर है, इससे क्या पता लगता है? दैट मीन्स x इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y एंड z। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड आर इन एपी बट एक्स हैज टू बी द मिडिल टर्म, ओके, एक्स हैज टू बी द मिडिल टर्म। So students, now if you look at the options, both first option and third option, it is given that x, y, z are an AP, but mind you, x has to be the middle term क्योंकि x is the arithmetic mean. So option 3 is the correct answer. I hope ये सबको clear है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। Okay, students, so here it is given a lab experiment measures the number of organisms at 8 a.m. every day, starting with 2 organisms on the first day. Number of organisms on any day is equal to 3 more than twice the number on the previous day. If the number of organisms on the nth day exceeds 1 million, then the lowest possible value of n. अभी देखो फर्स्ट डे 2 organisms थे, सेकेंड डे कितने हो जाएंगे? 3 मोर देन डबल, सो दैट मीन्स 2 का डबल 4 प्लस 3 7। थर्ड डे it would be 7 का double plus 3 that is 17. Fourth day would be 17 double 34 plus 3 37, and fifth day it would be 77, and so on. We have to tell on which day it will exceed 10 raised to power 6 है ना। 1 million मतलब 10 raised to power 6। अच्छा अब ध्यान दो अगर आप पैटर्न पे, कहने से कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, पहले 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, कहने से द डिफरेंस इज इन जीपी। अब बेटर तरीका क्या रहेगा लिखने का? आप देखो पहला टर्म है 2, कहने से सेकेंड टर्म कब आया? जब हमने 5 ऐड किया, है ना। थर्ड टर्म कब आया? जब हमने 10 ऐड किया। फोर्थ टर्म कब आया? जब हमने 20 ऐड किया। ऐसे ही फिफ्थ टर्म जब हमने 40 ऐड किया, एंड सो ऑन दिस पैटर्न कंटिन्यूज। नाउ आई हैव टू टेक n टर्म्स, है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट n टर्म्स nth डे। तो अगर मैं n टर्म्स लूं तो n की वो कौन सी वैल्यू है, राइट, व्हेन दिस सम विल बी ग्रेटर देन 1 मिलियन विच इज 10 रेज टू पावर 6। याद है मुझे अब n की मिनिमम वैल्यू यहां से निकालनी। नाउ कहने से स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑल द टर्म्स आर इन जीपी, तो पहले वाले टर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड टर्म अगर मैं जीपी का फॉर्मूला लगाऊं, सो a इंटू आर, कॉमन रेशियो इज 2, पावर में क्या लेते हैं हम? नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n माइनस वन, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n माइनस वन, सो 2 टू द पावर n माइनस वन माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन। हाँ, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ रहा है, तो एज इट इज रहने देते हैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 6। फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स आई एम गेटिंग 2, एंड 5 into 2 raised to power n minus 1, so minus 5, so 2 and minus 5 would be minus 3, है ना। 5 into minus 1 is minus 5 plus 2 is minus 3, minus 3 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, so right hand side would become 10 raised to power 6 plus 3। अब स्टूडेंट्स इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमें ये देखना है कि n की मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। ना हाउ कैन वी सॉल्व इट? कहने से 10 रेज टू पावर 6, अब थोड़ा यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि 2 की कौन सी पावर है ऐसी जो 10 रेज टू पावर 6 के क्लोज होगी। देखो हमें ये तो पता है कि 10 रेज टू पावर 6 10 क्यूब का स्क्वायर है ना। और हमें ये भी पता है कि 2 रेज टू पावर 10 इज 1024, राइट। तो
स्टूडेंट्स 10 क्यूब इज क्लोज टू 2 रेस टू पावर 10, हम कह सकते हैं 10 क्यूब विच इज 1000 इट इज क्लोज टू 2 रेस टू पावर 10. सो बेसिकली आई कैन से दैट दिस टर्म इज वेरी क्लोज टू 2 टू द पावर 20. तो मुझे ये आइडिया लग गया यार कि ये जो वैल्यू है ये 2 रेस टू पावर 20 के आसपास है. अब मुझे ये देखना है कि n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू फिगर आउट. अब हम पहले ये चेक करते हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी हो सकती है. अब आप देखो क्या ये आप 2 रेस टू पावर 18 ले सकते हो. लेट्स चेक इट. अगर मैं इसको 2 रेस टू पावर 18 पुट करूं और साथ में मेरे क्या है 5 है. नाउ इफ आई टेक 5 into 2 रेस टू पावर 18, I know 2 raised to power 10 is 1024 and 5 into 2 power 8. Now 2 power 8 students, it is 256 into 5. So can I say this is definitely greater than 10 raised to power 6? क्योंकि 1024 10 cube हो गया and 256 into 5, this is also greater than 1000 है ना. This is also greater than 1000. It is 1280. तो यार ये बात तो पक्की है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना. अब इसको आप 2 रेस टू पावर 18 ले सकते हो लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है. सो लेट्स चेक नाउ. कैन आई टेक इंस्टेड ऑफ 2 रेस टू पावर n माइनस 1, कैन आई पुट 2 रेस टू पावर 17. तो अगर मैं 5 into 2 raised to power 17 check करूं, so can I say this would be 2 raised to power 10 which is 1024 into 5 into 2 raised to power 7 is 128. Now if you see students, this is coming out to be 1024 into 640. Now is this close to 10 raised to power 6? No, it is definitely less than 10 raised to power 6. मतलब यहाँ पर 2 raised to power n minus 1 की जगह we cannot take 2 to the power 17. So that means 2 raised to power n minus 1 has to be 2 raised to power 18. This will be the least value. So that means students n minus 1 is equal to 18. तो n की minimum value 19 होनी चाहिए. So 19 is the correct answer. काफी टफ क्वेश्चन है ये, बट और कोई तरीका नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 is close to 2 to the power 10. That's the only way to solve this question. So that's it guys. We've discussed all questions. If you like the video, अगर solutions पसंद आए हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, हम और आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन.